हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याएं। हालांकि इससे पहले हम वास्तविक संख्याएं इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज हम 1.2 एक्सरसाइज को यहाँ पर कवर करेंगे और इससे संबंधित एक यहाँ पर आधारभूत अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है, उसको भी आपको समझना है। अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय है वो वास्तव में क्या है कि मतलब ऐसा है कि उसका नाम रख दिया गया है गणित का आधारभूत प्रमेय। ये तो प्रमेय आपने बहुत पिछली वाली कक्षाओं में भी पढ़ा है। मतलब अगर हम किसी भी भाज्य संख्याओं के किसी भी भाज्य संख्या का यदि हम गुणनखंड करें तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं वो क्रम को बिना ध्यान में रखते हुए जो भी आपके गुणनखंड प्राप्त होते हैं वो गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। इतना आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। फिर से एक बार, किसी भी भाज्य संख्या के यदि हम गुणनखंड करें और वो गुणनखंड अगर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आ जाएं तो वो अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो एक अद्वितीय गुणनखंड होते हैं, जबकि अभाज्य गुणनखंडों का क्रम ध्यान में ना रखा जाए। क्रम से कोई अनिवार्य नहीं है कि 2 गुणनखंड के बाद 3 आए, 3 के बाद 4 आए, ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है। मतलब 4 पहले लिख दो, 3 बाद में लिख दो, चलेगा। ठीक है, तो ये आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, यहां पर तो कोई एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताएं कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है क्या। देखो यहां पर लिख लेते हैं अंक गणित का ये जो आधारभूत प्रमेय है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। यहां देखो समझें, अगर हम ये मान लेते हैं कि एक आपके पास कोई संख्या है 96, तो बहुत ध्यान से समझना है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हम आपको अभी स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट तो हमने मौखिक बता दिया आपको, इसका पहले आप समझें कि ये है क्या। जैसे हमने एक संख्या ले ली 96 और यदि हम इसके गुणनखंड कर दें तो गुणनखंड देखो किस प्रकार से लिख सकते हो। यहां पर आपने 96 के गुणनखंड देखो ये वाली प्रोसेस से बहुत अच्छे से छोटी कक्षाओं में अच्छे से पढ़े, है ना। कौन कौन सी छोटी कक्षाएं, मतलब कक्षा 6 से लेकर के और अब तक खूब अच्छे से पढ़े। जैसे हम कभी 96 के गुणनखंड करें तो यहां पर देखो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। याद रखना है किसी भी संख्या के जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये जो इकाई का अंक होता है, इस इकाई को अंक को पहले देखना होता है। इकाई के अंक पर यदि 0 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है अथवा 8 लिखा है, मतलब सम संख्याएं लिखी हैं, तो वो संख्या निश्चित रूप से 2 से डिवाइड हो जाएगी। बिना सोचे समझे आपको 2 से डिवाइड करना है। बात आ रही समझ में? क्या हमने बताया कि किसी भी संख्या का जो भाज्य संख्या है उस भाज्य संख्या के इकाई वाले अंक को देखना है। जैसे यहां पर इकाई के अंक पर क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो इस 6 अंक को आपको देखना है। तो ये 6 अंक आपको ये देखना, मतलब इकाई का अंक देखना है कि ये सम है या नहीं। सम का मतलब 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है अथवा 8 हो सकता है। ये संख्याएं कैसी संख्याएं? सम संख्याएं। तो अगर सम अंक आता है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, इतनी बात होती है ना। तो यहां तो 2 से ये अगर हम डिवाइड कर दें तो यहां पर 2 का यहां पर पहले भाग करेंगे 9 में तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा? 8। अगर 9 में से 8 घटाओगे 1 बचेगा, कितना? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 1 और 6 का अगर हम उतारोगे 16 हो जाएगा। तो यहां पर 2 से फिर भाग देंगे तो ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 8 16। फिर से तो दोबारा ये इकाई का अंक इसमें देख लो, इकाई का अंक कितना है? 8 है, तो फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने से डिवाइड हो जाएगा? 2 से। फिर देखो 2 से डिवाइड करके देखो, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। कितने बार? देखो 2 चौको 8, यहां लिख लेते हैं 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, इस प्रकार। ठीक है, यहां देखो फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देखो यहां 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 6 12, 6 बार कटेगा। फिर दोबारा 2 से डिवाइड कर दो तो 2 3 6। इस प्रकार देखो 96 के गुणनखंड होंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार तो ये वाली विधि हमने बताया कि 6 में भी आपने पढ़ी है, 7 में भी पढ़ी और अब तक बहुत बार पढ़ी है ना। तो अब हम 96 के गुणनखंड तो कोई इस प्रकार लिख दें, कैसे? 2 गुणा 2, कितने बार 2 है? देखो 1 2 3 4 5 बार है ना, 5 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे और फिर यहां पर एक गुणनखंड 3 भी आता है तो यहां 3 भी लिख देंगे। ठीक है ना। अब हमने बताया कि 96 के जो हमने गुणनखंड किए हैं ये अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या हैं? अभाज्य गुणनखंड। मतलब अब इनके गुणनखंड और करना चाहें, जैसे 2 के गुणनखंड करना चाहें तो 2 के गुणनखंड अब नहीं होंगे, अभाज्य संख्या है।
3 के गुणनखंड करना चाहें तो 3 भी अभाज्य संख्या है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं इसमें कि जो भी हमने ये गुणनखंड किए हैं वो सारे गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो ये अभाज्य गुणनखंड है वो गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, क्रम का कोई ध्यान यहां नहीं रखना है। मतलब जैसे जो 3 हमने सबसे अंत में लिखा है वो 3 आप बीच में कहीं लिख सकते हो, वो 3 आप पहले लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं। जैसे 3 पहले लिख दें और फिर इसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये देखो हमने लिख लिए। तो बात वही है, बिल्कुल सेम 96 ही इनका सबका गुणनफल आएगा। तो ये गुणनखंड जो है वो तो वही गुणनखंड, इसलिए हम कह सकते हैं कि 96 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए वो अद्वितीय गुणनखंड हैं। ठीक है, क्रम का कोई ध्यान नहीं हमने करना है कि हम कौन सा गुणनखंड पहले लिखेंगे, मतलब उन गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिखेंगे अथवा अवरोही क्रम में लिखेंगे, या कहीं आदि तक पहले आरोही में जाएं फिर अवरोही में कर दें, इससे कोई लेना देना है। ठीक है, किसी भी क्रम में आप लिख सकते हो। गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो आपके अद्वितीय गुणनखंड होंगे। ठीक है, इन अद्वितीय का मतलब इन गुणनखंडों के अलावा हम दूसरा गुणनखंड बना ही नहीं सकते। ठीक है, बस इतनी बात है, केवल ये है आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। भैया बताओ समझ में आया नहीं? किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि भैया कोई समस्या लगी। बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है कि कोई भी जो भाज्य संख्या होती है उसके अगर हम गुणनखंड करें और वो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड यदि हैं तो जो गुणनखंडों का गुणनफल किया है ना वो गुणनफल उसी संख्या के बराबर आएगा जिसका हमने जिसके गुणनखंड किए है ना। तो जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो गुणनखंड आपके अद्वितीय गुणनखंड होते हैं। उसमें क्रम की अनिवार्यता नहीं है कि किस गुणनखंड को किस क्रम में हम लिखें, आरोही क्रम में लिखें अथवा अवरोही क्रम में लिखें अथवा किसी भी क्रम में घटते बढ़ते क्रम में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल एकदम बढ़िया सा समझ में आ गया होगा। यहां पर कोई ना तो प्रूफ करने को आएगा ना कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है, बस समझना है कि आपके 96 के या किसी भी संख्या कोई भी भाज्य संख्या के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो वो अभाज्य गुणनखंडों का हम जो गुणनफल लिखते हैं वो गुणनफल उसी संख्या के बराबर होता है। क्रम का वहां पर ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं होता है। तो जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो आपके अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। इतनी बात, ठीक है, क्लियर बात। अब अगर हम बात करें आपसे यहां पर जो हम गुणनखंड वाली बात बता रहे हैं तो गुणनखंड किसी भी भाज्य संख्याओं के हम गुणनखंड कर लेते हैं और गुणनखंड करने के बाद उसका हम लासा कैसे ज्ञात करते हैं, उसका मासा कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी बात आपने बिल्कुल पुरानी वाली कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। कक्षा 5 में 6 में 4 में भी, बल्कि हम ऐसे कह सकते हैं प्राइमरी लेवल पे आपके लासा और मासा आपको निकालना वहां सिखाया गया होगा। जैसे कभी एक संख्या दी जाए, 2 संख्याएं दी जाए और उनके हम गुणनखंड कर लें और गुणनखंड करने के बाद उसका लासा उसका मासा हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। वही सब कुछ यहां भी करना है, कुछ नया नहीं है, एकदम आपको आसान से बिल्कुल सिंपल वे में समझना है। ठीक है, अच्छा भाई एक बात और याद रखना है, क्या कि 2 संख्याएं जब हम लेते हैं और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दें तो वो जो गुणनफल होता है ना तो लासा गुणे मासा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हम आपसे ये कहना चाहें कि ये आपका एक फॉर्मूला है, देखो ध्यान दें कौन सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अगर हम 2 संख्याओं का गुणनफल कर दें तो वो गुणनफल काय के बराबर होता है, लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लासा मानी एलसीएम गुणे मासा, यहां लिख दें मासा। तो लासा और मासा जो होता है इन दोनों का गुणनफल बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो इस प्रकार से ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। समझो कि लासा और मासा जब निकालते हैं तो उन दोनों का गुणा कर दें तो वो गुणनफल काय के बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यहां पर 1 सेकंड आपसे हम लेंगे। देखो ध्यान दें भाई, जैसे हम ये मान लें, ऐसे लिख देते हैं हम। देखो जैसे हम ये ऐसे लासा तो आप जानते ही हो क्या लिख सकते हो, इसको एलसीएम लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, एलसीएम। तो एलसीएम और गुणे यहां लिख दें महत्तम समावर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। क्या लिखोगे, HCF। ये इन दोनों का गुणनफल मतलब लासा और मासा का गुणनफल बराबर, हम ऐसे कह लें एक फर्स्ट संख्या लिख दें। यहां क्या लिख दें, फर्स्ट संख्या मतलब पहली संख्या, है ना। 2 संख्याएं होंगी ना, उसमें से पहली एक संख्या को फर्स्ट लिख दें और एक संख्या को सेकंड लिख दें। ठीक है, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या ऐसे लिख दें। तो यहां पर देखो 4 अज्ञात संख्याएं हो गई।
मतलब एलसीएम हो गया, एक ये क्या हो गया देखो एलसीएम, ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया, और ये आपका ये देखो ये पहली वाली संख्या और ये आपकी दूसरी संख्या। इसमें चार में से तीन राशियां आपको दी जाएंगी, एक चौथी राशि पूछी जा सकती है। जैसे मान लें यहां से हो सकता है ऐसा हो जाए कि आपको लासा पूछ दिया जाए, क्या हो लासा पूछा जाए, मासा आपको दिया जाए, ये दिया जाए, और इसमें से ये पहली दो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं भी आपको दी जा सकती हैं, तो आपसे लासा पूछा जा सकता है। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लासा दिया जाए, क्या हो लासा दिया जाए, यहां पर आपसे मासा देखो पूछ दिया जा सकता है, ये पूछ दिया जा सकता है, और इसमें से दोनों संख्याएं ये वाली दोनों संख्याएं भी आपको ज्ञात हो सकती हैं, दोनों संख्याएं ज्ञात हो, इसमें हमें एलसीएम पता हो, एचसीएफ पूछा जा सकता है। या ऐसा भी कभी हो सकता है कि हमें दोनों संख्याओं का लासा भी ज्ञात हो, उनका मासा भी ज्ञात हो, उसमें से एक संख्या हमसे पूछी जा सकती है, जबकि इसमें से दूसरी वाली संख्या दी जा सकती है, या दूसरी वाली दी जा सकती है या पहली वाली दी जा सकती है। एक संख्या दी जाएगी और उनका लासा मासा दिया जाएगा, तो दूसरी वाली संख्या आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं, मतलब इसमें जो हमने पहली दूसरी बनाई उसमें से कोई बात नहीं। जैसे एलसीएम हमें दिया जाए, ये एलसीएम दिया जाए, एचसीएफ हमें दिया जाए, ये पहली वाली संख्या भी हमें मान के चलते हैं दी जाए, और ये वाली दूसरी वाली संख्या पूछी जाए, एक ही बात है ना। तो इस तरीके से चार राशियों में से तीन राशियां आपको दी जाएंगी और उसमें से चौथी राशि आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये भी आपका इस प्रकार का भी एक सवाल मिल सकता है। अच्छा, एक बात और है, एक अद्वितीय गुणनखंडों का गुणनफल करने के लिए, अद्वितीय गुणनखंड जो हम निकालते हैं, मतलब गुणनफल किसी भी भाज्य संख्या का जब गुणनखंड करते हैं तो जो अद्वितीय गुणनखंड मिलते हैं उससे एक और रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। देखो वो क्या है, जैसे हम आपसे ये कहें, चलो अभी एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में सीधा बताएंगे, है ना, वहां पर यहां पर कोई बताने का बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है, हम सीधा सीधा एक्सरसाइज 1.2 पर आपको लेके चलते हैं। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम सरल है, बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम आसान। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 1.2 पर जाएं, इससे पहले आपसे अपील करेंगे भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे भैया कि अगर हो सके तो लिंक शेयर कर दें बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी आपको इस वीडियो को देख सकें, उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो ये है आपके पास देखो एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, पहला देखो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, देखो क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्या लिखा है, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, यही तो है। तो देखो उन जो संख्याएं हमें दी गई उनका सीधा सीधा अभाज्य गुणनखंड करना है, जो भाज्य संख्याएं दी गई उनके अभाज्य गुणनखंड करना है, बस इतनी सी बात है। जबकि हमने आपको बताया कि गुणनखंड करना आपने पहले बहुत छोटी कक्षाओं में सीख रखे हैं, 6 में 7 में 8 में खूब अच्छी तरीके से, 5 में बल्कि ऐसे माने। ये आपका जो लिखा हुआ है 140, क्या लिखा है 140, इसके अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे करोगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे। देखो ये पहला सवाल है और ये पहले सवाल का पहला पार्ट है। 140 के अभाज्य गुणनखंड हम करके आपको बता देते। 140 मेरे ख्याल से आप बहुत आसान से खुद भी कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कैसे गुणनखंड करते हो केवल रिकॉल आपको करवा देते हैं। देखो हम क्या करेंगे, 140 लिख लेते हैं ऐसे, ठीक, और यहां पर 140 लिखने के बाद यहां पर देखो क्या करेंगे, 140 जो हमने लिखा है ना, इसको इस प्रकार से देखो एक यूं ऐसी लकीर खींच दे, ठीक है। और अब हम इसके देखो यहां पर गुणनखंड करना चालू करेंगे। हमने आपको जैसा कि अभी बताया कि सबसे पहले हम इकाई का अंक देखते हैं, और इकाई के अंक पर यदि सम अंक लिखा है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, बिल्कुल एकदम पक्की बात है। सम अंक का मतलब हमने बता ही दिया, 0 हो सकता है, 2, 4, 6 अथवा 8, यही तो बताया। तो यहां पर देखो 0 है, इसका मतलब सम है, और सम है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। काय से? 2 से करो डिवाइड, 2 सत्ते 14 और ये 0, ठीक है, 70 बार कट गया समझो। चलिए 2 से देखो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। आप बताओ क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि लास्ट में आपका 0 लिखा है, ये भी सम है। चलो 2 से फिर डिवाइड कर देते हैं। 2 से देखो फिर डिवाइड करोगे तो ये आपका 3, 5, 35 हो जाएगा ना। चलिए अब देखो एक बात, दूसरी बात क्या, ये तो पहली बात थी कि इकाई का अंक आपको देख के सम अगर है तो आपको 2 से काटना है। अब दूसरी बात, दूसरी क्या कि यदि इकाई के स्थान पर आपको 5 लिखा हो, कितना 5, तो आपको निश्चित रूप से उस संख्या को 5 से डिवाइड करना है। अगर इकाई के स्थान पर 5 लिखा है
तब आपको 5 से डिवाइड करना है पक्का। तो यहां पर देखो 35 में 5 ही तो लिखा है इकाई पर, इसका मतलब ये आपको अब 5 से काटना है। कैसे काटना है? 5 से। तो चलिए 5 से यहां 5 7 35, 7 बार कटेगा। अब ये देखिए नीचे जो हमने 7 लिखा हुआ है ये तो केवल और केवल 7 ही से कटेगा, मतलब अभाज्य संख्या स्वयं में आ गई। तो हम यहां 7 का भाग एक बार देंगे, 7 एकम 7, पूरा आपका फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब गुणनखंड हो गए समझो। कैसे? देखो यहां पर इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, 140 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो आपके कौन कौन से निकले? 2, फिर देखो गुणा में 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद में गुणा में 5 लिखेंगे, और फिर इसके बाद में गुणा में 7 लिखेंगे। देखो ध्यान दें, इतना ही तो है। एक लिखो या ना लिखो, एक तो हर एक अभाज्य संख्या का भी आपको 1 से गुणा करना है, कोई समस्या नहीं। अभाज्य गुणनखंड का भी एक गुणनखंड 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 140 के जो हमने गुणनखंड करे वो कौन कौन से हमने बताए? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है अगर आप चाहो तो। देखो जो हमने ऑर्डर लिखा है, मतलब क्रम लिखा है, ये क्रम कोई जरूरी ये नहीं है कि 2 गुणे 2 पहले लिखो, अब इसको 5 भी लिख सकते हो, 5 पहले लिख लो, फिर इसके बाद 2 गुणे 2 लिखो, फिर लास्ट में 7 लिख दो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कैसे भी आप कर सकते हो। इसमें यहां ऐसा अनिवार्य नहीं है कि 2 गुणे 2 पहले लिखना है, मतलब सीधा सीधा ये कि यहां पर हमने जो 2 गुणे 2 ये लिखा है ना, ये इस 2 गुणे 2 को आप इस स्थान 5 के स्थान पर लिख सकते हो, 5 पहले लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। 7 पहले लिख सकते हो, 5 बाद में लिख सकते हो, यहां पर ऐसी क्रम की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। तो इस प्रकार से देखो यहां ये इतना जरूर कर सकते हैं कि जैसे 2 गुणे 2 2 बार लिखा है, तो वहां इस 2 गुणे 2 को आप इस प्रकार लिख सकते हो, 2 की पावर 2। क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, और फिर इसके बाद में गुणा में 5 और गुणा में 7 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। बस यही आपका समझो आंसर है। अभाज्य गुणनखंड पूछा गया था, हो गया काम खत्म, फिट हो गया, किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं होगी। है कोई समस्या? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें आगे जो दिया गया है, एक और प्रश्न दिया गया है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करिए। भाई वही बातें हैं, 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे? देखो इसका दूसरा पार्ट, 156 जो दिया है इसके अभाज्य गुणनखंड करना, 156 काम वही करना है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा। कौन सा? हमने बताया आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है? इकाई का अंक देखना। क्या करना? इकाई का अंक। इकाई के अंक पर सम संख्या है, आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दें तो 2 सत्ते 14 होता है, 2 सत्ते 14, और फिर 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, सही है ना। चलिए इसके बाद अब क्या करेंगे? देखो फिर दोबारा से हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पर भी इकाई पर 8 लिखा है, मतलब सम लिखा है। सम हो तो तुरंत 2 से डिवाइड कर दो, सोचना नहीं है आपको। फिर देखो 2 से डिवाइड करोगे, 2 तिया 6 और 2 निम 18, ठीक। अब आपको देखो सोचना है, क्योंकि यहां पर इकाई पर अब 9 आ गया, तो 9 जब आता है मतलब विषम आता है, तो वो संख्या विषम से ही कटेगी, विषम से ही कटेगी, मतलब 2 4 6 8 से तो कटेगी नहीं कतई। विषम कोई संख्या से कट सकती है, 3 से कट सकती है, अच्छा 5 से वो भी नहीं कटेगी, 5 से वही संख्याएं कटती हैं जो अंत में 5 लिखा हो, इकाई के अंक पर 5 लिखा हो तो वो 5 से कटेगी, ये भी हमने रूल बताया आपको, ठीक है ना। तो ये संख्या आपकी 39 जो लिखी है वो विषम अंक से ही कटेगी। तो पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से देखो, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 से कट गई ना। तो अब ये 13 है, ये तो अभाज्य संख्या है, ये तो पहले ही से अभाज्य है, तो यहां केवल और केवल ये 13 से कट सकती है, 13 एकम 13, ठीक, क्लियर। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड जो हमारे पास यहां पर बने वो देखो इस प्रकार से है। देखो यहां पर लिख देते हैं 156 लिखा है ना, 156 के गुणनखंड कैसे करोगे? ये पहले नंबर पे देखो पहले 2 है ना, तो 2 लिख देते हैं। हमने जैसा कि बताया क्रम जरूरी नहीं है कैसे लिखना है, गुणनखंड सारे लिखने हैं, आगे पीछे होते हैं उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम यहां पर देखो पहले नंबर पे 2 है तो 2 लिख देते हैं, फिर 2 लिखा है गुणा 2 लिख दें, फिर इसके बाद गुणा में 3 लिख दें, और फिर गुणा में हम 13 लिख दें, तो हो गया काम समझो। अभाज्य गुणनखंड ये हो गए, ठीक है। यहां पर हमने जैसा कि बताया कि कोई गुणनखंड अगर 2 बार है तो उस पर हम 2 घात लगा दें, 3 बार अगर कोई गुणनखंड है तो उस पर हम 3 घात लगा देंगे। तो यहां पर 2 गुणे 2 ये आपका 2 बार में लिखा हुआ है, तो यहां पर 2 का स्क्वायर लिख दें, और फिर इसके बाद में गुणा 3 लिख दें, और फिर इसके बाद में गुणा 13 लिख दें, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड देखो बनके तैयार हो गया, ठीक है। उम्मीद है बिल्कुल एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। और समझ में क्यों ना आए ये तो आपने पहले ही से पढ़ा है, हम तो केवल रिकॉल करवा रहे हैं, यहाँ कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम और इससे आगे वाले में देखो, आगे वाले प्रश्न में क्या है, 5 कितना लिखा है, 5005 को देखो कैसे डिवाइड करोगे, 5005
देखिए यहां पर 5005 को डिवाइड करना है, देखो कैसे करोगे भाई, 5005 कैसे डिवाइड करोगे, पहले हम यहां पर थोड़ी सी, यहां पर हम थोड़ी जगह बना लें, 5005 को हमें डिवाइड करना है ना। ये तीसरा पार्ट देख लेते हैं, तीसरा पार्ट ये है आपका तीसरा पार्ट, और इसमें लिखा है 5005, इसको हमें डिवाइड करके देखना, मतलब इसके गुणनखंड करना है। तो आप एक बात तो हमने बताई, वो तो पक्की बात है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इकाई पर 5 लिखा है ना। चलो भाग देते हैं, 5 एकम 5, और फिर इसके बाद ये 0 है, ये भी 0 है, फिर 5 एकम 5 हो गया काम, ठीक है। अब बताओ इसको फिर से दोबारा डिवाइड करो, अब ये इकाई से होगा। हमने जैसा कि बताया कि यदि इकाई के स्थान पर विषम अंक आए तो वो विषम से ही होगा डिवाइड, सम से तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, विषम से ही होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर कि ये 3 से हो सकता है या 7 से हो सकता है, तो वो 5 से भी नहीं होगा, जैसा कि हमने बताया कि इकाई के अंक पर यदि 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा, तो यहां 5 तो है नहीं, तो ये 3 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, 9 13 से हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना। तो चलो हम यहां पर चेक कर लेते हैं, यहां पर सबसे पहले एक काम करो, 13 से चेक करके देख लेते हैं, 3 से तो होगा नहीं, 13 से चेक करके देख लेते हैं। 13 7 91, 13 8 104, ज्यादा हो जाएगा, 13 7 91 है ना, 91। अब कितना बचा, ये 9 बचा ना, 9 और 91, 13 7 91 बिल्कुल हो गया ये काम। देखो ये इस तरीके से ठीक हो गया ना, 77 बार कट गया ये। फिर से समझ लो, 13 7 91, तो यहां पर देखो कितना बचेगा, 7 ही तो बचेगा, 91 9 बचेगा, 9 पे 9 और 1 ये लिखा है, तो ये फिर 91 हो गया, 13 7 91 बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर दोबारा से देखिए, इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये 7 से कटेगा, काय से कटेगा, 7 से, 7 एकम 7 और फिर दोबारा से 7 एकम 7, फिर देखो अब ये केवल 11 से कट सकता है और किसी से नहीं, तो 11 एकम 11, ये हो गया काम, समझो हो गया ना, ये गुणनखंड आपके निकल आए। तो यहां पर देखो इसको लिख देते हैं, कैसे, 5005 के गुणनखंड, इस प्रकार से लिखो। 5005 के गुणनखंड में सबसे पहले तो आपको 5 लिखना है, चलो 5 लिख देते हैं, गुणा, इसके बाद हम 13 लिख लें, फिर इसके बाद हम यहां पर देखो 7 लिख दें, फिर इसके बाद में हम 11 लिख दें, ठीक, ये इस तरीके से लिख दें, हो गया कम। देखो हमने बताया जैसा कि 5 के बाद अगर हम आरोही क्रम में लिखें, अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लिखें, तो 5 के बाद हमारा 7 आना चाहिए, 7 के बाद 11 आना चाहिए, और फिर इसके बाद 13 जाना चाहिए, है ना। तो यहां पर ये हमने बताया क्रम, जो गुणनखंड का क्रम है वो क्रम अनिवार्य नहीं है, किसी भी क्रम में लिख दो, लेकिन अभाज्य गुणनखंड है तो उनको गुणनफल के रूप में लिखना है, बस इतनी सी बात है। तो यहां पर इस क्रम ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। 5 लिख दें, फिर गुणा में 7 लिख दें, और फिर गुणा में हम यहां 11 लिख दें, और ये आपका गुणा में लास्ट में 13 लिख दें, तो ये आरोही क्रम में गुणनखंड हो गए, बाकी और कोई समस्या नहीं। ऊपर भी आप आंसर लिख सकते हो, या फिर अगर करना चाहो तो इतना करके आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक। तो इस तरीके से 5005 के जो गुणनखंड हो गए, मेरे ख्याल से कतई किसी को समस्या नहीं। यदि समस्या है तो हमने बताया भैया कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ जाएं। अब इसके बाद में ये आपका लिखा है 7439, मेरे ख्याल से हम इसको आपके लिए अगर छोड़ दें, अगर आपको ऐसा लगे कि ठीक है, कोई समस्या हो तो हमने बता ही दिया आपको, भैया कमेंट करना है, ठीक है। और यदि गुणनखंड कर सकते हो तो कर तो सकते ही सकते हो, थोड़ा सा प्रयास करोगे तो जरूर हो जाएगा, एकदम आसान से, ठीक है ना। चलिए हम आपके लिए छोड़ देते हैं होमवर्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ जाओ। देखो दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। हमने जैसा कि बताया कि ये आपकी गुणनखंड वाली प्रोसेस पिछले कक्षाओं में सीखा है, आपने अच्छे से सीखा है, वही प्रोसेस करनी है, कुछ खास नहीं करना है। आगे लिखा है कि इसकी जांच कीजिए, काय की जांच करिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो गुणनफल काय के बराबर होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। हमने आपको बताया ही, अभी सूत्र भी बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, पक्की बात है। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है नहीं होता, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। चलिए यहां पर पहले पार्ट में जो युग्ममानी, मतलब युग्ममानी होता है दो संख्याओं का जोड़ा, युग्ममानी जोड़ा होता है। तो यहां पर देखो दो संख्याओं कौन कौन सी दी गई हैं, एक है संख्या 26 और एक है 51। 26 और 51 इनका हमें गुणनखंड करना है। देखो 26 और 51 है ना,
26 और 91 आपकी ये संख्या है, इसका हमें क्या करना है, इसके हमें गुणनखंड करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न, इसका दूसरे का आपका ये पहला पार्ट है। हमें दिया गया है 26 और क्या है 91। 26 और 91 देखो फिर से देख लें, यही तो है ना, 26 और 91। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो गुणनखंड जब कर लेंगे तभी हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 26 के गुणनखंड कर लें। देखो ये जरूरी नहीं है, हमने जो बताया कि आप इस वाली पैटर्न करो। कौन सा पैटर्न, ये 26 और फिर इसमें इस तरीके से करें, ये जरूरी थोड़ी है। अगर बड़ी संख्या है और उनके आप गुणनखंड नहीं ओरल तरीका से कर सकते हो तो आपको इस प्रोसेस को करना है। और यदि आप सीधा सीधा कर सकते हो तो इसमें कोई जरूरत थोड़ी है कि वही कर रहे हैं। तो देखो इसको यहां पर कुछ जरूरत वाली बात नहीं है, यहां सीधा ऐसा ही हो जाएगा ना, तो इसको हम यहां पर रब कर देते हैं। ठीक, देखो इस 26 वाली संख्या के अगर हम गुणनखंड करें तो 26 के गुणनखंड हम यहां लिख सकते हैं। हमने बताया कि अंत में अगर 2 है, सम है, तो वो 2 से तो कट जाएगी। तो यहां पर 2 से अगर हम काटें तो 2 से कितनी बार कटेगी, 13 बार। तो 2 गुणे 13, 13 दूनी 26, सीधा सीधा, है ना। तो अब हम इसके गुणनखंड हमने 26 के कर लिए, 2 गुणे 13, क्लियर। इसके बाद हम 91 के गुणनखंड करना चाह रहे हैं। यहां देखो 91 की भी बिल्कुल मौखिक हो जाएंगे। कैसे, 13 7 91 होता है, मतलब 7 गुणे 13 यहां लिख सकते हो, 7 गुणे 13, ऐसे ही तो करना है। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। देखो ध्यान दें, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी होती। अगर हम पावर की बात करें तो यहां पर देखो, यहां पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, लेकिन अगर है नहीं तो अभी हम लिख सकते हो। कैसे, देखो एक यहां गुणा कर लो, एक यहां कर लो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, कर सकते हो ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा, और बस वही एचसीएफ होता है। मतलब इनका अगर हमसे सबसे पहले एचसीएफ पूछा जाए तो आप लिख सकते हो एचसीएफ बराबर 1, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वही एचसीएफ होता है। ठीक, चलिए ये बात आपके समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे एलसीएम की, एलसीएम। तो यहां एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे, एलसीएम में क्या करना है, सभी जो गुणनखंड है ना उनको सबको गुणा कर दो आप। लेकिन यहां पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये आपका एक काम हमने गलत कर दिया। देखो एचसीएफ में यहां 13 गुणा 13 2 बार लिखा ना, ये इसमें भी तो 13 है, यहां भी 13 है, तो इसका मतलब एचसीएफ तो 13 होगा। ये तो हम गलत कर गए है ना, 13 इसका एचसीएफ होगा। कितना होगा, 13। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वही तो एचसीएफ होता है, तो उभयनिष्ठ तो 13 है। इसका मतलब ये आपका 13 गुणा 1 कर दें तो अभी 13 आएगा, कोई बात नहीं। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम देखो आएगा इतना। देखो ध्यान दें, 2 लिख दें, गुणे 13 लिख दें, और गुणे 7 लिख दें। एक बार केवल 13 लिखना है आपको, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, केवल एक बार लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 होता है, और फिर 7 का और मल्टीपल करोगे सो आंसर आपका हो जाएगा एलसीएम। मतलब 7 छंग 42, हासिल में 4 लिख दो, और 7 दूनी 14 और 4 कितना 18 लिख दें, 100, ये 82 हो गया। ये हो गया इसका एलसीएम। हो गया कम, पक्का, किसी को कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर। तो ये आपका दूसरा प्रश्न का पहला पार्ट हो गया। इसके बाद देखिए अब हम यहां पर पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका है जो दूसरा पार्ट, उसको देखें। 510 और 192, 510 192 केवल 510 और 92 का भी वही काम करना है, 510 और 92। ठीक है, यहां पर देखिए 510 और 92 के दो को गुणनखंड करना है, किस प्रकार करोगे। तो अब देखते हैं ये इसका सेकंड पार्ट। इसमें देखो ये सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, यहां पर हमें संख्या दी गई है, एक है संख्या 510 और एक संख्या है कितनी 91। तो इन दोनों संख्याओं का हमें गुणनखंड करना है, और फिर इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर 510 के पहले गुणनखंड कर देते हैं, 510 लिख लें, और इसके गुणनखंड देखो, वैसे थोड़ी बड़ी संख्या है, अगर चाहो तो वही फैक्टर वाली विधि अपना सकते हो, लेकिन यदि आप इसको सीधे ओरल तरीका से करना चाहो तो हो सकता है। कैसे, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 लिखा है तो इसका मतलब उसमें 10 का गुणा मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 51 गुणे 10 है, समझो। ठीक है ना, तो यहां पर हम इस प्रकार कर सकते हैं, 17 या 51 होता है ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं 3 गुणे 17, मतलब ये तो 51 हो गया। अब 10 के गुणनखंड करना चाहो तो 2 गुणे 5 कर दो, बस हो गया काम, समझो। अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब छोटे से छोटे गुणनखंड, इनसे छोटे गुणनखंड हो नहीं सकते, तो इसका मतलब यही अभाज्य गुणनखंड है। फिर से एक बार देख लें,
देखो 13 और ये आपका 3 और 17 का गुणा, 17 3 51 होता है ना, तो ये तो 51 हो गया और 5 का 2 में गुणा 10 हो गया, तो 51 में 10 का गुणा करोगे 510 हो जाएगा, समझो काम आपका हो गया। ठीक है, और यदि आपको इस तरीके से कोई समस्या लगे तो वही आपको काम करना है इस तरीके से, देखो 510 लिखना है और फिर इसके बाद में इसके गुणनखंड उसी प्रोसेस से करना है जो हमने बताया। क्या कि यहां आप सबसे पहले इसको देखो 0 लिखा है, आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, ठीक 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। तो यहां से अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 एकम 5, ठीक है, अब 1 में नहीं भाग जाएगा तो यहां पर 0 बढ़ा दें और ये आपको अब 5 दूनी 10 लिखना है। ठीक है, अब ये देखो हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, इस प्रकार मिल जाएगा। अब यहां पर देखो हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, मतलब 17 बार डिवाइड हो जाएगा। और फिर लास्ट में ये देखो अभाज्य संख्या आ गई तो यहां पर 17 का 1 बार भाग जाएगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। यहां पर आपको वही देखो गुणनखंड मिले 5 2 3 17, देखो 5 2 3 17 यहां भी लिखे 5, ये देखो 5 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 17 है। अभाज्य गुणनखंड वही है, क्रम बदल जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 510 के गुणनखंड हमने कर लिए। इसी प्रकार आपको देखो यहां पर 91 के गुणनखंड करना है। क्या करना है, 91 संख्या है उसके भी आपको गुणनखंड करना है। तो यहां पर देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91 होता है, सीधा अगर चाहो तो 7 गुणे 13 लिख दो, समझो काम खत्म हो गया। ठीक है, ओरल तरीका से यदि गुणनखंड हो जाते हैं तो उसको आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी ये वाली प्रोसेस आपको करनी ही करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इसको हम रब कर देते हैं ना। आपसे इसमें पूछा गया है कि इसका हमें लासा बताइए और मासा बताइए, एकदम आसान काम है। देखो यहां पर लिख दें HCF, पहले क्या लिखेंगे HCF, बताओ HCF कितना होगा। हमने आपको बताया कि जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है ना, उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों का आपस में गुणा करते हैं, समझो मासा ज्ञात हो जाता है, मतलब HCF ज्ञात हो जाता है। तो यहां देखिए ऊपर आपके पास ऊपर 3 लिखा है, फिर 17 है, 2 है और 5 है। यहां पर आप नीचे देख सकते हो किसी भी कोई भी गुणनखंड उस ऊपर वाले गुणनखंड का उभयनिष्ठ है ही नहीं, मतलब ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। आप देखिए नीचे 7 है, ऊपर 7 नहीं है, नीचे 13 है, ऊपर 13 नहीं है, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ तो कोई गुणनखंड नहीं है। तब ऐसी स्थिति में हमने बताया कि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आप 1 लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। तो आपको HCF यहां कितना लिख देना है, 1, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड वही HCF, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और इसके बाद में अब अगर हम LCM की बात करें, LCM कितना होगा, तो LCM बताओ कितना बताओगे। LCM बराबर हमने बताया कि जो LCM होता है वो सबका आपस में गुणा करना है, बस और कुछ नहीं, सारे जितने गुणनखंड आपस में सबका गुणा कर देना है, LCM हो जाएगा। ठीक है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसको केवल एक ही बार गुणा करते हैं, तो यहां पर उभयनिष्ठ कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब दोनों संख्याओं का आपस में गुणा ही करना है, बाकी और कुछ नहीं। तो यहां पर देखो क्या लिखना है, आपको लिखना है 3 गुणे 17 और गुणा में 2 लिखना है, और 2 के बाद में फिर गुणा में 5 लिखना है, और लास्ट में ये 7 और 13 का भी आपस में गुणा कर देना है। तो बस गुणा जैसे ही करोगे इसका LCM ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाला तो निश्चित 510 है ही है भाई, 510 ये इतने गुणनखंड जो थे वो तो 510 के बराबर है, और नीचे ये आपका ये लिखा हुआ है गुणा में 7 और गुणा में 13, ये और लिखना है ना। तो चलो यहां गुणा करके रख देते हैं, पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो 0 तो ये हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 पंचे 35 लिख दें, और ये आपका नीचे जो है इसमें गुणा फिर दोबारा से ये 13 का और कर देते हैं। तो 13 का देखो 0 में पहले करोगे 0 हो जाएगा, और 13 सत्ते 91 होता है, 1 लिख दें, हासिल में 9 लिख दें, और 13 पंचे 65 में 9 जोड़ देते हैं, तो आपका ये 65 में 9 74 हो जाएगा, तो 4 लिख दें, हासिल में 7 हो जाएगा, और 13 तिया 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 46 हो जाएगा, 46 लिख दें। ठीक है, जो भी गुणनफल आया वो आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, गुणा उड़ा कर लेना भैया, कोई गलती हो तो आप सुधार कर लेना, उसमें कोई खास बात नहीं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया LCM और HCF। अब हमने आपको बताया कि ये भी इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि लासा और मासा का दोनों का गुणा कर दें
तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर देखो इस प्रकार लिख सकते हो, ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से एलसीएम लिख दें और गुणे एचसीएफ लिख दें। एचसीएफ, इन दोनों का गुणनफल पहले ज्ञात कर लें। तो बताओ एलसीएम तो आपका ये देखो कितना आया, एलसीएम हमने बताया 46,410 आया। क्या लिखोगे आप? 46,410। ठीक है, हमने बताया भैया गुणा करके आप चेक कर ले एक बार, कोई गड़बड़ी है तो सुधार कर ले। 46,410 और इसका एचसीएफ वो कितना है? एचसीएफ 1 है। ठीक, अब बताओ एक का गुणा करोगे तो बताओ इतना ही आएगा, जो कहते हो कितना? 46,410 ही आएगा। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देखो 46,410 ही आएगा। यहां पर देखो एक संख्या है 510 है और इस 510 में आपको गुणा करना है 91 से, तो यहां पर निश्चित रूप से आपको इतना ही संख्या मिलेगी, गुणा करने से 46,410 ही संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब सिद्ध होता है कि यहां पर दोनों संख्याओं का जब हमने आपस में गुणा किया तब भी हमें 46,410 मिला, और इन एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया तब भी हमें वही संख्या 46,410 मिली। इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन दूसरा। किसी को कोई डाउट नहीं भाई? ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं और हम एक काम करते हैं कि ये आपका जो तीसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट वो आपके लिए छोड़ देते हैं होमवर्क। ठीक है, 336 और 54 के गुणनखंड करेंगे और इसी प्रकार एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे और फिर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही निकलेगा, पक्का है। ठीक है, इसको आप खुद कर सकते हो, करो भाई। इसके बाद अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो 3 प्रश्न क्या कह रहा है? 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करिए, एलसीएम ज्ञात करिए। वही सब में पूछा गया, एक ही बात है। इतनी जरूर बात है कि यहां पर पूर्णांक 3 दे दिए गए, बाकी और कुछ नहीं है। 3 पूर्णांक दिए गए, उनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पूर्णांक कौन कौन सी हैं? 12 है, 15 है और 21। 12, 15, 21। चलिए 12, 15, 21 के हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। 12, 15 और 21 के एचसीएफ ज्ञात करने है ना। चलिए यहां पर ये क्वेश्चन नंबर है 3 और इस 3 का ये पहला पार्ट है। इसमें आपको क्या करना है? 12, 12, 15 और 21। ये 3 संख्याएं हमें दी गई हैं, 12, 15, 21। ये देखो फिर से देख ले, 12, 15, 21 बिल्कुल ठीक है। इसका हमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एकदम आसान, वही हमने बताया, प्रोसेस वही है। 3 हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। आपको क्या करना है? 12 के पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 12 के गुणनखंड कर दें, 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। देखो ये गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। 15 के बताओ कितना करोगे? 15 के गुणनखंड करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5, कुछ भी लिख दो। 15 के गुणनखंड हो गए। इसके बाद हम 21 के गुणनखंड अगर करना चाहें तो 21 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 7 या 21 होता है, या 3 गुणे 7 लिख दो या 7 गुणे 3 लिख दो, है ना। 3 गुणे 7 लिख दें। ठीक, ये आपके 21 के गुणनखंड हो गए। अब आपसे पूछा गया है उनके हम प्रश्नों के जवाब दे दें। यहां पर हमें सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ मतलब क्या बताया? उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। इन तीनों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हैं उनको पहले आपको देखना है। देखो ध्यान दें, इस पहले वाले 12 में 2, 2 और 3 है ना। तो 2 देखो ध्यान दें, ये आपका जो ये 3 लिखा हुआ ना, ये 3, ये देखो 3 इसमें भी है, ये 3 देखो इसमें भी है और ये 3 देखो इसमें भी है। तो 3 केवल ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में आ रहा, मतलब तीनों में उभयनिष्ठ है ना। और कोई गुणनखंड देखो तीनों में है ही नहीं। तो इसका मतलब एचसीएफ तो भैया बस हो गया, समझो 3, आपको 3 लिखना है। ठीक, क्या लिखना है? एचसीएफ 3, हो गया काम। इसके बाद बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम देखो क्या निकालोगे? एलसीएम बराबर क्या हमने बताया? हमने ये बताया कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल एक बार लिखा जाएगा, बाकी सबका गुणा कर दें। ठीक है ना। तो कैसे गुणा करोगे? देखो 2 गुणे 2 तो आप ये लिख दो। ठीक है, आगे जो 3 लिखा है वो एक बार तो लिखा ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दो, एक बार लिखना है। 3 को एक बार लिखना है। फिर ये जो 3 दोबारा वाले, ये 3 और ये 3 आपको नहीं लिखना है, दूसरे और तीसरे वाले, है ना, ये नहीं लिखना है। तो पहले में तो हमने लिख लिया 12 के गुणनखंड जो थे वो पूरे लिख लिए। 15 में केवल 5 लिखना है। 15 के गुणनखंड में क्या लिखना है? केवल 5 लिखना है, 3 नहीं लिखना है। और 21 के गुणनखंडों में से केवल आपको 7 लिखना है, यहां भी आपको 3 को छोड़ना है, 7 लिखना है। ठीक, बस इनका गुणा कर दें तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। देखो कैसे करना है?
आपको करना है 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 60 में 7 का गुणा कर दें तो 7 छंग 42 होता है ना, 7 छंग 42, 420 हो जाएगा। ये हो गया इसका देखो एलसीएम। तो हमसे पूछा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, तो ये आपका एलसीएम हो गया, ये देखो ठीक है, और एचसीएफ हो गया ये 3। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है, एकदम आसान सा काम है। हमने बताया कि आपने पहले पढ़ रखा है, ये सब कुछ एकदम बिल्कुल एकदम रेडी है, आत्मविश्वास के साथ पढ़ेंगे एकदम सब कुछ समझ में आएगा, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मन लगा के इसको पढ़िएगा। देखो क्या लिखा है इसमें यहां पर देखो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर है 4, और वैसे तो बिल्कुल एकदम आसान है, कतई एकदम आसान है। इसमें यहां पर 2 संख्याएं दी गई हैं 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम आपसे पूछा गया है। ठीक है, 306 और 657, 306 है, एक संख्या है 306। देखो इसको पहले हम यहां से थोड़ी, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ये है चौथा प्रश्न। इसमें एक संख्या दी गई है, देखो कितनी, एक संख्या तो दी गई है 306 और 657, 306 और 657, ये आपकी 2 संख्याएं दी गई हैं। अच्छा, फिर इनका एचसीएफ देखो कितना है, एचसीएफ बराबर देखो कितना दिया गया है, एचसीएफ बराबर हमें दिया गया है, एचसीएफ इसका देखो ये दिया गया है, एचसीएफ बराबर कितना 9 है ना, 9 इसका एचसीएफ दिया गया है। तो यहां लिख दें एचसीएफ बराबर 9, कितना, एचसीएफ बराबर 9, और हमसे इसमें एलसीएम पूछा गया है, कितना, एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपका सवाल है। ठीक, इतना क्लियर। तो यहां पर हमने आपको बताया एक फॉर्मूला, जो कि ये इस प्रकार से हमने बताया कि एचसीएफ गुणे एलसीएम दोनों का गुणनफल बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो इसमें से तो एक संख्या है 306 और इसमें गुणा कर दें कितने का, 657 का, 657 का। ठीक, दोनों का गुणनफल काय के बराबर, लासा और मासा के गुणन के बराबर है। इसमें से देखो ये एचसीएफ हमें 9 दिया गया है, तो यहां तो 9 लिख लें, और गुणा का निशान, और हमें फिर एलसीएम पूछ दिया गया है, एलसीएम ये पूछा गया है। ठीक है, और ये बराबर का निशान देखो लगा दें, ये बराबर, और फिर इसके बाद में 306 लिखें और गुणा में लिखेंगे 657। ठीक, इतना समझ में आ रहा। अब 9 से अगर डिवाइड कर दें तो एलसीएम निकल आएगा सीधा सीधा, और इसका एलसीएम देखो इस प्रकार से निकलेगा, एलसीएम बराबर इसको लिख सकते हैं 306 गुणे 657, और यहां भाग कर सकते हो आप 9 का। ठीक है, बस 9 का भाग करें, एलसीएम आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 9 तिया 27, 3 बार जाएगा, 9 तिया 27, और यहां बचेगा 3, और 9 चौको 36, ये 34 बार कैंसिल होता है, और गुणा करेंगे हम कितना, 657। ठीक है, बस इसका मल्टीपल करो, एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो। यहां देखो अलग से करके दिखा देते हैं हम, 657, और इसमें आपको 34 से मल्टीपल करना है, 34 से। ठीक है, यहां देखो कैसे मल्टीपल, पहले 4 से कर दें, तो 4 7 28, 2 हासिल में, और 4 5 20, 2 22, 2 हासिल में, 4 6 24 और 2 26। ठीक है, और 3 का देखो मल्टीपल करो, 3 7 21, 2 हासिल में, और 3 5 15 और 2 17 लिख दें, हासिल में 1, और 3 6 18 और 19 लिख दें। ठीक है, 19, और यहां पर इसका दोनों का सम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, 7 6 13, 3 9 और 2 11, और 1 हासिल में और जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और 1 और 1 2, तो ये मिलेगा 22,338। कितना मिलेगा, 22,338। ठीक है, ये हो गया भाई एलसीएम। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 संख्याएं हमें ज्ञात थी, उसका हमें एचसीएफ ज्ञात था, और हमने एलसीएम इसका ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 5वें प्रश्न में आपसे कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। आपको ये पूछा गया है कि जो 6 की पावर n संख्या है, वो अंक 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है क्या?
n का क्या मान हो, प्राकृतिक संख्या n का क्या मान हम रख दें जिससे कि 6 की पावर n संख्या जो है वो शून्य पर समाप्त हो जाए। क्या ऐसा संभव है? तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको इस प्रकार से देखो लिखना है। कैसे करना है इसका आंसर देखो, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था क्वेश्चन, 5वां है ना, 5वां क्वेश्चन है भाई। तो 5वां प्रश्न देखो इस प्रकार आप लिख दो, बहुत ध्यान से समझो, बिल्कुल एकदम आसान काम है, एकदम आसान। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि 6 की पावर n संख्या क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर देखो एक काम करते हैं, पहले आपको थोड़ी सी और डिटेल आपको इसमें यहां पर समझा देते हैं इस प्रश्न के बारे में। जैसे संख्या कोई 10 लिखी है, कोई संख्या हम 20 लें, कोई संख्या हम 30 लें, देखो इस प्रकार से 20 संख्या लें, 30 लेके देखो हम समझाएंगे आपको, 40 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो। मतलब बात हम ये कहना चाह रहे कि वो सारी संख्याएं हम लिख रहे हैं जो शून्य पर समाप्त होती हैं। ये सारी संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं, और भी आगे हैं, ऐसा नहीं है 50 तक है, और भी आगे है। इनमें देखो थोड़ा सा अगर इनके हम अभाज्य गुणनखंड करें तो निश्चित रूप से यहां पर इस प्रकार हम ले सकते हैं 2 गुणे 5। इसके अभाज्य गुणनखंडों में मिलेगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 5, और इसके अभाज्य गुणनखंडों में मिलेगा 2 गुणे 5 गुणे 10 या 30, 3 लिख दें, ठीक है। यहां पर देखो इसको लिख सकते हैं 2 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, या 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। 50 के गुणनखंड हम लिख सकते हैं 5 पंचे 25 दूनी 50, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो संख्याएं 10 पर शून्य पर समाप्त हो रही, जो संख्याएं शून्य पर समाप्त हो रही हैं, वो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 ये दोनों गुणनखंड जरूर आ रहे हैं। किसी भी गुणनखंड में आप किसी भी राशि में देखें, जो राशियां हमने लिखी हैं, जो संख्याएं हमने लिखी हैं, वो वाली सभी संख्याएं लिखी हैं जो शून्य पर समाप्त हो रही हैं। उन सभी संख्याओं में आप देखें तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 सब में मिल रहा है। देखो यहां भी 2 और 5 मिल रहा है, देखिए यहां भी ये 2 लिखा है, 5 लिखा है। यहां भी देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5 है। यहां भी देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। देखो 2 और 5 होना चाहिए, बाकी इसके बाद में कुछ भी हो सकते हैं गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 5 जरूर होने चाहिए। अगर शून्य पर संख्या समाप्त हो रही है तो 2 गुणनखंड होना चाहिए, 5 भी गुणनखंड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी है कोई बात नहीं, लेकिन 2 और 5 जरूर होना चाहिए। तो इसी प्रकार देखो यहां पर भी 2 है, 5 और ये 5 है ना। यहां पर भी देखो इसी प्रकार 5 भी है, 2 भी है। मतलब कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अवश्य होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आपको फिर ये भी समझ में बिल्कुल एकदम क्लियर आ जाएगा कि यहां पर देखिए 6 की पावर n, यहां देखिए आप देख सकते हो एक संख्या जो हमने आपको यहां पर प्रश्न में दी गई है 6 की पावर n, ये वाली संख्या शून्य पर समाप्त होगी या नहीं। देखो इसके लिए हम कहते हैं, देखो 6 की पावर n की अगर हम गुणनखंड कर दें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 2 गुणे 3 इसका होल पावर n लिख दें, ठीक है। 6 की पावर n के हमने जो गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड किए, वो 2 गुणे 3 मतलब 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इसमें 5 तो आया ही नहीं। क्योंकि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हमारी ये कहती है कि जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो अद्वितीय होते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकते। मतलब 6 के केवल और केवल 2 और 3 ही गुणनखंड हो सकते हैं, कोई दूसरा गुणनखंड मिलेगा ही नहीं। 6 के गुणनखंड अगर हम करते हैं तो केवल 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, कोई भी और दूसरा गुणनखंड नहीं मिलेगा, अर्थात 5 तो कतई नहीं मिलेगा, है ना। तो यहां पर अगर 5 नहीं मिलेगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। n का कुछ भी मान रखना, मतलब प्राकृतिक संख्या जो n है उसका कुछ भी मान लिख दें, लेकिन ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बात क्लियर समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि यहां देखो 2 तो मिल रहा है, एक गुणनखंड 2 तो है इसमें, ये देखो एक गुणनखंड 2 तो है, लेकिन इसके और एक दूसरा जो हमें 5 चाहिए ना, 5 गुणनखंड भैया है ना। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आपको यहां पर थोड़ी सी एक भाषा लिख देनी है, यहां पर देखो ऐसे लिखेंगे, चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ रही है।
या आती है, ऐसे लिख दें, नहीं आती है। अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आती है, केवल 2 तो आ रही है, 5 आती नहीं है। तो अतः प्राकृतिक संख्या n, अतः प्राकृतिक संख्या n का कोई भी मान के किसी भी मान के लिए, ऐसे लिख दो, है ना, के किसी भी मान के लिए, प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के लिए प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए संख्या 6 की पावर n, संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ठीक, क्यों नहीं होगी? मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि 6 की पावर n के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 तो मिलता है, इसमें 5 नहीं मिलता है। मतलब हमें 2 भी चाहिए, 5 भी चाहिए। यदि 2 और 5 दोनों मिलता है तो निश्चित रूप से उसके ये संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। किसी भी संख्या के अगर हम गुणनखंड करें और उसमें 2 और 5 मिलता है, इसका मतलब वो शून्य पर समाप्त हो सकती है, हो सकती नहीं, होगी। ठीक है। और यदि 2 और 5 में से कोई भी एक गुणनखंड अगर ना मिले, मतलब 2 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, ठीक है, यहां 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो जो 6वां प्रश्न है क्या कह रहा है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है व्याख्या करिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखो ये लिखा हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और एक दूसरी और राशि ये संख्याएं दी गई हैं। देखो कितनी, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे, ये देखो 7 गुणे, ये पूरी संख्याएं है ना, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये संख्याएं, दोनों संख्याएं अभाज्य, कैसी संख्याएं, सॉरी भाज्य संख्याएं क्यों हैं? आपसे पूछा गया ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं, ऐसा बताइए। बता सकते हो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो सभी संख्याएं भाज्य होती हैं जो स्वयं के अतिरिक्त, देखो हर किसी अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है, एक और एक स्वयं, एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड उसका नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसे हम कोई संख्या हम 2 लें, अभाज्य है ना, इसमें 2 का 1 का गुणा कर सकते हैं, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के 2 गुणनखंड हो सकता है, 1 गुणनखंड हो सकता है। जैसे कोई संख्या 3 अभाज्य है, उसका 3 गुणनखंड हो सकता है, 1 हो सकता है। कोई अभाज्य संख्या 5 है, उसका गुणनखंड 1 5 हो सकता है, 1 हो सकता है। मतलब अभाज्य संख्याओं को केवल स्वयं और एक, बस केवल 2 गुणनखंड होंगे। अगर इन दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड मिलता है तो समझो वो संख्या भाज्य है। ठीक है, अगर इन दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड यदि मिलता है तो वो संख्या भाज्य है। चलिए यहां हल करके देख लेते हैं कि दूसरा कोई गुणनखंड मिल रहा है या नहीं, मतलब इन दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा गुणनखंड मिलना चाहिए। तो चलो यहां देख लेते हैं। देखो यहां पर है आपके पास 7 गुणे 13 7 गुणे 11 प्लस, देखो इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां देखो है, और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6वां, यहां लिख लें 6वां प्रश्न। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है यहां पर ये प्रश्न है आपका 6वां, जिसमें कि आपकी संख्याएं 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ये संख्या है आपकी। ये संख्या भाज्य हमें दिखानी है कि ये भाज्य है ना, भाज्य क्यों है, ऐसे ही तो पूछा गया है। तो अब आप यहां देखिए, इसको हल जब करेंगे तो दोनों, ये यहां पर देखो 2 पद हैं, एक पद यहां से यहां तक ये कहलाएगा और एक पद ये प्लस लगा ना बीच में, तो निश्चित रूप से इन दोनों पदों से आप 13 यहां से आप कॉमन ले सकते हो, 13 कॉमन ले सकते हो। तो 13 जब कॉमन मिलेगा तो यहां पर कितना बचेगा, देखो 7 गुणे 11 तो ये बच जाएगा, और प्लस यहां पर देखिए 13 चला जाएगा, 13 एकम एक बार चला जाएगा भाग। तो यहां पर इस तरीके से इसको और आगे हल करें तो 13 गुणे, यहां देखो ये आपको क्या मिल जाएगा, 11 सत्ते 77, तो ये हो जाएगा, प्लस का 1 लिख दें तो 77 में 1 जोड़ोगे तो ये हमें 78 हो जाएगा, मतलब ये 13 गुणे 78 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर इसके भी देखो और आगे गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार मिलेंगे, 13 गुणे, यहां पर इस 78 के गुणनखंड कर दें तो 13 गुणे 13 छंग 78 होता है, और 6 के करेंगे 3 गुणे 2, इस प्रकार देखो लिख देते हैं। 78 के गुणनखंड हमने लिख दिए 13 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है,
तो यहां पर जो हमने आपको बताया कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो अभाज्य गुणनखंड हमने बताया 2 से अधिक होने चाहिए। तो यहां पर देखो, यहां पर जो संख्याएं आई हैं वो एक अभाज्य गुणनखंड देखो 2 आया, एक 3 आया, एक 13 आया, तो यहां पर 3 अभाज्य गुणनखंड हो गए ना। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये संख्या आपकी क्या है, भाज्य है, क्योंकि यहां पर हमने बताया कि एक स्वयं होना चाहिए और एक होना चाहिए। एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड तीसरा गुणनखंड यदि आता है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि यह संख्या आपकी भाज्य है। ठीक है, तो आपको लिखना है अतः, यहां लिख दें कि अतः यह संख्या कैसी है, भाज्य है। ठीक है, क्यों भाज्य है आपको यह भी लिखना है। क्यों भाज्य है आपको लिखना है, भाज्य ये इसलिए है क्योंकि यहां पर लिख दें चूंकि यहां 2 अभाज्य गुणनखंड, यहां लिख दें अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं। ठीक है, अगर अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं तो इसका मतलब क्या है, अतः यह संख्या भाज्य है। अतः यह संख्या कैसी है, भाज्य है, संख्या भाज्य है। ठीक, बोलो भाई, क्लियर बात हो गई, इतनी क्लियर हो गई। इसके बाद एक दूसरी और संख्या यहां पर दी गई, उसको भी देखो चेक करके देखते हैं कौन सी संख्या दी गई है आपके लिए। यह संख्या दूसरी दी गई है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। कितनी संख्या है देखो यहां पर, ये आपकी दूसरी संख्या दी गई है। इसको हम देखो थोड़ा सा और ऊपर कर दें, यहां पर थोड़ा सा और ऊपर करके इसको हम थोड़ी जगह बना दें। ये आपके पास जो दूसरा पार्ट दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कितना, देखो ये है 7 गुणे 6 गुणे, देखो यही तो लिख रहे हैं, सही है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। हाँ सही है, 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में ये लिखा हुआ है 5। इतनी संख्या है, इतनी संख्या। ठीक है, इसको आपको देखना है कि ये आपकी भाज्य है या नहीं। चलिए बिल्कुल ठीक उसी प्रकार इसको भी हल करोगे। यहां पर देखिए 5 ये है और 5 ये है, दोनों पदों से आपको सबसे पहले 5 कॉमन लेना है। क्या करना है, 5 कॉमन। चलिए यहां बचेगा कितना, देखो 7, ये बचेगा 7 छंग 42, तो देखो ऐसे हम गुणा करके लिख देते हैं 7 और 6 का, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया हमने, 42 बचा ना, 5 कॉमन में चला गया। और 4 तिया 12 और ये इसको लिख दें गुणा में 12 लिख दें, 12 और बचा। और फिर ये 2 एकम 2 बचा, गुणा में यहां 2 लिख दें और फिर प्लस का निशान लगा दें। आगे देखिए 5 से 5 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, यहां इस तरीके से लिख दें। बोलो भाई ठीक है। आगे थोड़ा और हल करेंगे तो इस प्रकार देखो लिख सकते हो, 5 तो आपका ठीक है लिखा रहने दें, इनका आपस में गुणा करेंगे तो पहले 12 का गुणा करें, 12 का 2 में गुणा, 12 दूनी 24 लिख दें और 12 चौको 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, 48 2 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 50 यहां लिख दें और फिर इसके बाद में देखो 2 अभी 2 का और मल्टीपल करना है प्लस 1 लिखना है। ठीक है, आगे और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, बराबर में लिख दें, देखो 5 आपका ठीक है, इसमें 2 का जब गुणा कर देंगे तो ये आपको कितना मिलेगा 1008 मिल जाएगा। कितना देखो 504 लिखा है, दूना करोगे कितना हो जाएगा 1008 हो जाएगा, प्लस 1 लिख दें और 1 का जब इसमें ऐड करना है आपको जोड़ देना है तो आपको मिलेगा कितना 1009, कितना मिल जाएगा 1009, इस प्रकार। ठीक है, तो आपको यहां पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहां पर देखो एक गुणनखंड 5 मिल गया, एक गुणनखंड कितना मिल गया 1009 मिल गया। तो यहां पर हमने बताया कि एक गुणनखंड 1 होना चाहिए, एक स्वयं संख्या होना चाहिए, तो इसके अतिरिक्त अगर कोई दूसरी संख्याएं आती हैं तो इसका मतलब वो भाज्य है। तो इसमें अतिरिक्त संख्या कितनी आ गई 5 आ गई, अतिरिक्त संख्या कितनी आ गई, अतिरिक्त गुणनखंड कितना आ गया 1009 आ गया, इसका मतलब ये भी संख्या भाज्य। ठीक है, तो आपको यहां लिखना है ये भी संख्या आपकी भाज्य। क्यों भाज्य है, आपको रीजन वही वाला लिखना है जो उसमें लिखा है। ठीक है, क्लियर बात, भाज्य है। तो इस प्रकार से ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है एकदम क्लियर। कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो भैया कमेंट जरूर बता दें, है जब कमेंट जरूर कर दें। आगे देखते हैं, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7वां है, वो क्या है, देखो क्या लिखा है 7वें प्रश्न में। 7वें प्रश्न में लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखो खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है ना, आगे इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई लड़की है उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। आगे लिखा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट ही केवल लगते हैं। रवि कोई लड़का है
वो थोड़ा तेज दौड़ रहा होगा, इसलिए उसको दौड़ने में केवल एक चक्कर लगाने में कितना 12 मिनट ही उसको लगता है ना। सवाल कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर, वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में अगर चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार से आपका सवाल कह रहा है। देखिए ये है आपका सवाल, हम आपको यहां पर देखो लास्ट एंड फाइनल आपका 7वां सवाल है ना, इसको देख लेते हैं। देखो 7वां प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि आपके पास ये देखो इस प्रकार से, यहां पर हम आपको थोड़ा सा दौड़ का मैदान गोल आपका है ना मैदान, ये बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल गोल मैदान है। तो यहां पर हुआ क्या कि यहां पर इस पॉइंट पर मान लो रवि और आपका सोनिया दोनों इस पॉइंट पर खड़े हैं, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, ठीक, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये प्रारंभिक बिंदु है। यहां पर ही दोनों व्यक्ति खड़े हैं, एक सोनिया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये इधर की ओर ऐसे एक समय पर दोनों व्यक्ति इधर ही चलना शुरू करते हैं, इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, और इसके बाद पहले जो रवि दौड़ रहा है ना, रवि और सोनिया दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं इसी दिशा में, और इस दिशा में ऐसे ऐसे ये दौड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे दौड़ के ये प्रारंभिक स्थान पर पहुंच रहा है। रवि कितने देर में पहुंच रहा है, केवल और केवल 12 मिनट लगाता है, रवि 12 मिनट लगाता है। जबकि दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति कौन है, सोनिया, वो इस पूरे चक्कर को लगाने में 18 मिनट का समय लगाती है। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि 12 मिनट में रवि ने पूरा राउंड लगा के प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा जब रवि, तब सोनिया का पूरा चक्कर नहीं होगा, क्योंकि उसको चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, तो ये थोड़ा पीछे रह जाएगी। सोनिया कहां पर, पीछे की ओर रह जाएगी। कितना पीछे होगी, 6 मिनट पीछे हो जाएगी। उसको 6 मिनट बाद वो उसका चक्कर पूरा होगा, और तब तक क्या होगा कि इसका दूसरा चक्कर जब चालू हो जाएगा तो दूसरा चक्कर में फिर ये 12 मिनट में उसी प्रारंभिक बिंदु पर रवि पहुंच जाएगा। तब फिर वो सोनिया जो है दूसरा चक्कर लगाने में फिर और पीछे हो जाएगी। अब ये और पीछे हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसको तो 18 मिनट लगते हैं, तो दूसरा चक्कर जब उसका पूरा होगा तब वो कितना पीछे हो जाएगी, 6 और 6 12 मिनट पीछे हो जाएगी। 12 मिनट की दूरी वो समझो पीछे कर हो जाएगी, है ना। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, इसी प्रकार से ये आपका जो रवि है, रवि चक्कर ज्यादा लगाएगा, सोनिया चक्कर पीछे से लगा रही है, क्योंकि वो हर चक्कर में पीछे हो जा रही है, 6 मिनट की दूरी उसकी पीछे रह जा रही है। तो प्रारंभिक बिंदु पर जब भी कभी वो एक दूसरे से मिल पाएंगे तो कब मिल पाएंगे, इन दोनों का आपको लासा लेना है, ऐसे मानो, ठीक है। क्या करना है, उभयनिष्ठ बिंदु पर, उसी बिंदु पर जहां से वो जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था, उसी बिंदु पर ये फिर किस समय पर मिलेंगे, ये दोनों 12 मिनट और 18 मिनट के सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर ये मिलेंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, इन दोनों का लासा निकालना, बस इतनी सी बात है। ये देखो, ये आपके पास रवि का है 18 मिनट का समय, नहीं रवि का 12 का है ना, रवि का ये 12 मिनट का समय लेता है एक चक्कर लगाने में, और सोनिया उसको 18 मिनट लगाती है इसी चक्कर को लगाने में। तो दोनों के हम क्या करेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहां पर हमें क्या करना है, देखो 12 के गुणनखंड करना है, 2 दूनी 4 या 12 इस प्रकार लिख दें, है ना। और ये 18 के अगर हम गुणनखंड करना चाहेंगे तो हमें इस प्रकार लिखना है, देखो कितना करना है, 3 त्रिका 9 दूनी 18, है ना, इस प्रकार लिख दें, 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पर देखो एलसीएम लें, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा, देखो हमें क्या करना है, 2 लिखना है, 2, यहां देखो 2 गुणे 2 लिखा है, इसका मतलब 2 की पावर 2, मतलब हमें दोनों 2 गुणे 2 पूरा लिखना है, और फिर इसके बाद 3 लिखना है, ठीक है। और यहां पर ये 3 देखो उभयनिष्ठ वाला एक बार छोड़ देना है, और ये भी 2 छूट जाएगा, एक बार 3 और लिख देना, ठीक, इस प्रकार से। तो ये एलसीएम हो जाएगा कितना, देखो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये आपका 36 एलसीएम आ जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ बिंदु पर 36 मिनट बाद एक दूसरे से ये मिल पाएंगे, जिस बिंदु से वो प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू किया था उन्होंने दोनों ने, तो उस स्थान पर मिलने के लिए 36 मिनट का समय लग जाएगा, तब वो प्रारंभिक बिंदु पर फिर से दोबारा से उसी बिंदु पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस इतनी भाषा यहां लिखनी है, प्रारंभिक बिंदु पर यहां लिख दें रवि व सोनिया, रवि व सोनिया, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक। कितने मिनट बाद मिलेंगे,
रवि व सोनिया 36 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिल पाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है, बाकी और सब एकदम फिट है। बस हो गया काम, पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ठीक है ना, आप बहुत तसल्ली से एक एक करके सारे सवाल को बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है, देखो यहां पर किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आपको बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है। और जैसा हमने टाइम टेबल शेड्यूल किया है उसी शेड्यूल पर आपको रोज पर डे मतलब पर डे हमने नहीं दिया है, हमने आपको जो टाइम टेबल दिया है वो दिया है पहले एक जो आपका वीक है उसका दूसरा दिन मानी मंगलवार। ठीक है, और मंगल के बाद फिर हमने बुध को नहीं दिया है आपको, बृहस्पति का समय दिया है। फिर इसके बाद शुक्रवार को नहीं देना है, पढ़ना है आपको, और शनिवार को पढ़ना। मतलब हफ्ते में जो सप्ताह के दिन हुए हैं 6, उसमें आपको 3 दिन केवल पढ़ना। ठीक है, और बहुत आराम से पढ़िए। जो बीच में आपको एक दिन का गैप मिल रहा है उसमें आप तसल्ली से दोबारा से वीडियो देखिए, एकदम तसल्ली से। ठीक है, और बढ़िया सा आप कोर्स कंप्लीट करिए, अच्छी से तैयारी करिए, मन लगा के पढ़िए एकदम, है ना। और सेहत का भी अपना ख्याल रखिए, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सेहत का विशेष ख्याल रखें। बाहर कहीं जाएं भैया मास्क का जरूर लगाएं, है ना। तो बस आज के लिए फिलहाल हम इतना ही पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज जो आपकी है 1.3 उसको हम अगले वाले लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए आए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें।